हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स रायपुर से आप देख पा रहे हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो टॉपिक है आज यही है। तो लगातार जारी है क्लासेस बायोलॉजी की, तो उसमें आज यही देखेंगे ह्यूमन डिसीज। चलिए, तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन डिसीज, उसके बाद ये बायोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक बचे होंगे, ठीक है, उसको कभी और हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से साइंस में लगातार आगे हम बढ़ेंगे इस प्रकार से। चलिए, और पैरेलली आपका चलता रहेगा इस तरफ दूसरे क्लास में जो है मॉर्निंग शिफ्ट में, वो आपको देखने को मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, तो इंडियन हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री जारी है, फिर मिडावल हिस्ट्री, फिर आपका ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद जियोग्राफी देखने को मिलेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, और सीजी हिस्ट्री तो कंप्लीट हो ही चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ह्यूमन डिसीज हम देखेंगे, लेकिन ह्यूमन डिसीज देखने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं पिछले क्लास की। चूँकि मैंने कहा था कि पिछले क्लास में जो है थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण से हमें कुछ टाइम तक ही, आधे घंटे तक क्लास ले पाए थे, और हमारा विटामिन्स चल रहा था। तो विटामिन्स की कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, और विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन पी, ये 3 विटामिन बाकी रह गया था। इसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डिसीज पर। ठीक है, चलिए, तो बाकी था विटामिन्स। अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि विटामिन्स में हम जो पढ़ रहे थे, ये विटामिन ए देख रहे थे, देख चुके हैं पिछले क्लास में। विटामिन बी देख चुके हैं, और विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, ठीक है, B6, B7, B9 और B12 इसकी बातें कर चुके थे। ठीक है, विटामिन बी के बाद विटामिन सी, विटामिन सी के बाद विटामिन डी देखे हैं, और विटामिन डी के बाद आज जो देखने वाले हैं विटामिन जो है ई की बात करेंगे, विटामिन के की बात करेंगे, और हम बात करेंगे लास्ट में देन विटामिन पी। ठीक है, तो पिछले क्लास में ये सभी विटामिन हो चुके हैं, ई, के और पी बाकी रह गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई, चलिए फिर वही बातें रहेगी यहाँ पर। रासायनिक नाम, या जिसको कहा जाता है केमिकल नेम, और अब जानते हैं इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। ठीक है, केमिकल नेम क्या है भाई साहब, इसका टोकोफेरॉल के नाम से ये जाना जाता है, केमिकल नेम है इसका। और इनका स्रोत क्या है, कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ई प्राप्त होती है। तो वनस्पति जो तेल है, ठीक है, वनस्पति तेल से ये विटामिन ई की और जो है
पूरी होती है, गेहूं, चावल, ठीक है, चावल, मछली का तेल, मूंगफली, क्या है, मूंगफली, चलिए, तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। स्रोत है कहाँ से में प्राप्त होती है, तो वो है वनस्पति तेल, गेहूं, चावल, मछली का तेल, मूंगफली आदि से। आगे बढ़ें, अगर बात करें ये इसका कार्य क्या है, भाई साहब इसका कार्य क्या है, तो कार्य है जो स्किन है, ठीक है, स्किन है, स्किन पर ये क्या करता है, चमक लाता है, स्किन पर ग्लो लाता है, चमक लाने का कार्य का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। इस विटामिन के कारण स्किन पर क्या होती है, ग्लो आती है, ठीक है। अब देखिए स्किन पर जब ग्लो आती है तो देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको एक और विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको एक और विटामिन के नाम से जाना जाता है। स्किन पर ग्लो आती है, इसी कारण इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं, ठीक, क्या कहता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। कि इसका कार्य क्या है कि स्किन पर ग्लो लाना, तो स्किन पर ग्लो लाते हैं, इसी कारण इसको जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिए। चलिए, और इससे कमी से बीमारी, ठीक है, कमी से अगर बीमारी की बात करें, ठीक है, तो व्यक्तियों में जो है नपुंसक, ठीक है, क्या है, नपुंसकता, व्यक्तियों में नपुंसकता हो जाती है, और महिलाओं में बांझपन की शिकायत होती है। किसमें, महिलाओं में बांझपन, ठीक है, महिलाओं के जो नपुंसक उसको हम क्या कहते हैं, बांझपन। तो पुरुष में नपुंसक, ठीक है, और महिला में बांझपन, ठीक है, ऐसी नामक जो है इस बीमारी हो जाती है। देखिए ये क्या करता है, विटामिन ई का क्या कार्य है, ठीक है, एंटी नपुंसक का कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है, एंटी नपुंसक। कहने का मतलब है अगर विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में मिले तो वो एंटी नपुंसक का कार्य करता है। अगर किसी की कमी हो तो जाहिर सी बात है, ठीक है, नपुंसक देखने को मिलता है, और इसी कारण इसको एंटी जो है नपुंसक विरोधी विटामिन कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण एंटी नपुंसक मतलब एंटी फर्टिलिटी विटामिन या नपुंसक विरोधी, जिसको कहा जाता है नपुंसक विरोधी विटामिन कहते हैं। समझ गए मेरी बातें, विटामिन भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, इसके कई नाम हैं। एक तो विटामिन ई खुद कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसको ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि स्किन का ये ग्लो लाते हैं, ठीक है। नपुंसक, ठीक है, इसकी कमी से नपुंसक रोग जो है हो जाता है, ठीक है। और इसकी मात्रा, इसके भरपूर मात्रा जो है ये क्या करते हैं, ऐसे नपुंसक का विरोधी करते हैं। कहने का मतलब नपुंसक नहीं लाते, इसीलिए इसको नपुंसक विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो तीन नाम हो गए, विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन जो है नपुंसक विरोधी विटामिन। समझ गए, क्लियर है बातें। तो ये है विटामिन ई की बातें। चलिए वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विटामिन के की, ठीक है। क्या है, विटामिन के। चलिए रासायनिक नाम, ठीक है,
केमिकल नेम या जिसको रासायनिक नाम कहा जाता है, ठीक, फिनोक्विनोन, ठीक है, इसको क्या जाता है, फिनोक्विनोन, ठीक है, हिंदी में भी वही है, फिनोक्विनोन। तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, मतलब एक ही है, नाम तो वही रहेगा। स्रोत, विटामिन के के स्रोत कौन के से है, पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन के मिलती है। कॉफ़ी, ठीक है, क्या है, कॉफ़ी से विटामिन ए की पूर्ति होती है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, कॉफ़ी, बीन्स, क्या है, बीन्स, मटर, ठीक है, अंडा, टमाटर, इन सभी से विटामिन के की जो है स्रोत देखने को मिलती है। चलिए, और इनका कार्य क्या है, विटामिन के का कार्य का हम ब्लड सर्कुलेशन में देखे थे, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में देखे थे कि रक्त का थक्का जमना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये कार्य करता है। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग या जिसको कहा जाता है रक्त का क्या बनना, थक्का बनना या थक्का जमना, ठीक है, रक्त का थक्का जमना ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, कार्य करता है या हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको क्लॉटिंग विटामिन कहा जाता है, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के जिसको रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है, उसको कहा जाता है हीमोफीलिया। क्या कहा जाता है, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है, इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, ऐसी बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। ऐसी हीमोफीलिया नामक बीमारी में क्या होता है, रक्त थक्का नहीं बनता, ठीक है, जब विटामिन के की, क्योंकि विटामिन के का ही कार्य है क्या करना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का जमाना। जब इसकी कमी ही हो जाएगी तो जाहिर सी बात है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और ऐसी बीमारी को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। ये हीमोफीलिया एक प्रकार के अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है इसको, एक क्या है, वांशिकी क्या है, बीमारी है या अनुवांशिकी रोग है। हम रोग में भी देखेंगे, ठीक है, अभी डिसीज हम पढ़ेंगे, रोग में देखेंगे ये एक प्रकार के कौन से बीमारी है, अनुवांशिकी रोग। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको अमीरों की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीरों की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको मैंने क्या कहा, इसको अमीरों की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, अमीरों की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। और अमीरों की बीमारी, हीमोफीलिया नामक बीमारी को क्या कहा जाता है, अमीरों की बीमारी कहते हैं। और ये क्यों, ये कारण इसलिए ऐसा नहीं कि अमीर लोगों में होते हैं, भाई रोग है, बीमारी है, वो ऐसा पहचानेगा नहीं भाई अमीर है तो अमीर में होंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है तो उनके पास मैं हो जाऊंगा तो फिर इलाज के लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि पहली बार ऐसी जो बीमारी देखने को मिली जिसका पता चला, ठीक है, कारण, ठीक है, कारण क्यों कहा जाता है कि पहली बार ये बीमारी
या ये रोग, पहली बार ये रोग, ठीक है, ब्रिटेन की एक महारानी को हुई थी। ठीक है, पहली बार ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी को, महारानी, ठीक है, महारानी को हुई थी। ठीक है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण से कहा जाता है इसको अमीरों की बीमारी, क्योंकि पहली बार भाई ये अमीर है तो ब्रिटेन की महारानी है तो अमीर ही होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसके कारण पहली बार इनमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको अमीरों की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हीमोफीलिया के बारे में इतनी सारी बातें हैं। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं भाई इसके बारे में। रक्त का थक्का नहीं बनता ऐसी बीमारी से, पहली बात है। दूसरी बात है, इस बीमारी को अनुवांशिकी रोग कहा जाता है। अनुवांशिकी रोग हम देखेंगे, रोग में जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिकी रोग। जो अनुवांशिकी रोग कहने का मतलब है ऐसा रोग जो अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, बच्चों को जो मिलता है, माता पिता पेरेंट्स से, ठीक है, अपने बच्चों को मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी रोग। और इसको अमीरों की बीमारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण कि पहली बार ये रोग और ब्रिटेन की महारानी को हुई थी, ऐसा कहा गया है, इसी कारण इसको। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, ये जो है 17 अप्रैल। ठीक है, इस दिन आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई साहब, 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो ये भी आपको याद रखनी है, तो याद रखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये इसके बारे में, और इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जब हम डिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीमारी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो विटामिन के की बातें, इतनी सारी बात रखिए। रासायनिक नाम, ठीक है, फिनोक्विनिन, ये स्रोत जो है पत्ता गोभी, कॉफ़ी, बीन्स, मटर, अंडा, टमाटर और विभिन्न प्रकार की जो है सब्जियों में देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में इनका कार्य है, विटामिन के का कार्य ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रक्त का थक्का जमना, हम अच्छे से देखे थे रक्त का थक्का कैसे जमता है, कौन कौन से इसमें जो है प्रोटीन भाग लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो है फेब्रिनोजन, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है, और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। कुछ ही जो है 2 से 4 मिनट में ये ब्लड जो है आपका जो है कटता है। ठीक है, आपका हाथ या पैर, आपके शरीर कोई भी भाग कटता है तो ठीक है 2-4 मिनट में ही होगा आपका रक्त का थक्का जम जाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, तो इस कहने का मतलब अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, और इससे एक बीमारी होती है जिसको हमने कहा था हीमोफीलिया। ठीक है, और इस हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, जो कि एक अनुवांशिकी बीमारी है, और ये बीमारी को अमीरों की बीमारी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार ये ब्रिटेन की महारानी हुई थी। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है कब, 17 अप्रैल को। ये इतनी सारी चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिए। ठीक है, बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे हम बात करेंगे विटामिन पी। लास्ट हमारा है, ठीक है, क्या है, अरे यार, लास्ट जो हमारा है वो क्या है, विटामिन के, सॉरी, विटामिन पी। हालांकि आप पहली बार इस नाम को सुन पा रहे होंगे विटामिन पी, लेकिन मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लगभग 20 प्रकार के विटामिन के जो है पता चला है।
ठीक है, 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, लेकिन हम सिर्फ इतने ही प्रकार के विटामिन पढ़ते हैं और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमें 20 प्रकार के विटामिन के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और विटामिन है जिसको कहा जाता है विटामिन पी। तो इसका वही देख लेते हैं, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम या जिसको कहा जाता है केमिकल नेम, रासायनिक नाम या केमिकल नेम, इसको हम कहते हैं हेस्पेरिडिन, हेस्पेरिडिन, ठीक है, हेस्पेरिडिन। केमिकल नेम क्या है, हेस्पेरिडिन। स्रोत क्या है, ये हरी सब्जी, ठीक है, स्रोत क्या है, जो हरी भरी सब्जी होती है ना, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों से हमें मिलती है, खट्टे फल से मिलते हैं, खट्टे फल से देखने को मिलते हैं, मटर से देखने को मिलते हैं, टमाटर से देखने को मिलता है, ठीक है। ये सभी से हमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन पी की स्रोत जो है देखने को मिलता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, ये कैपिलरीज में ब्लड का जो फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज में, ठीक है। और कैपिलरीज में क्या करता है, जिसको केशिकाएं कहा जाता है, कैपिलरीज हिंदी में क्या कहते हैं इसको, केशिकाएं, ठीक है। कैपिलरीज या केशिकाएं में, केशिकाओं में ब्लड के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है, चलिए हम पहले बात करते हैं। तो आप जानते हैं कैपिलरीज क्या होता है, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। देखिए, लेकिन फिर भी से मैं बता देता हूँ, हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, जब हम बात कर रहे थे किसकी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की, जो टॉपिक था ब्लड सर्कुलेशन, उसकी हम जब बात कर रहे थे तो उसमें हम देखे थे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो दो स्थानों से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है आपका जो है धमनी और दूसरा होता है सीरा। क्या होता है, एक होता है क्या है, धमनी और दूसरा होता है सीरा, ठीक है। मैंने कहा था ब्लड सर्कुलेशन में हम देखे थे, इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ था जहां पर ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है हल्के मोटी टाइप की जो संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हल्के इस प्रकार से हल्की मोटी टाइप की जो है संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये हल्के मोटे टाइप की जो संरचना है वो थोड़ी क्या हो जाती है, यहाँ पर शाखाएं टाइप जो है पतली हो जाती है, ठीक है। ये हल्के मोटे टाइप की जो संरचना है वो हल्की यहाँ पर क्या हो जाती है, जो है पतली नुमा संरचना, पतली नुमा जो है इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसी पतली नुमा संरचना फिर ऐसे कुछ और पतली नुमा संरचनाओं में क्या होती है, तब्दील हो जाती है, ठीक है। और ये पतली नुमा जो है संरचनाओं में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो है पतली नुमा क्या है संरचनाओं में तब्दील हो जाती है। वहीं पर हम बात करें, ठीक है, वहीं पर बात करें तो ये भी इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। ऐसी पतली नुमा क्या है संरचना, फिर इसी पतली नुमा संरचना से और पतली नुमा संरचना निकल के आते हैं, ठीक है।
जहाँ पर मैंने कहा था कि धमनी है, ये वाला जो मोटी वाली लाइन है, ठीक है, ये जो मोटी वाली लाइन, सॉरी, ये जो मोटी वाली लाइन देख रहे हैं उसको हमने कहा था ये धमनी है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो ये वाली जो उसकी जो है हल्की जो मोटी है वो तब्दील हो जाती है धमनिकाएं में, ठीक है, धमनिकाएं, ठीक है। वहीं पर इसको मैंने कहा था शीरा है, सीरा है, ठीक है। और ये वाली लाइन सिरिकाएं, क्या है, सिरिकाएं। और जो बीच वाली जो बहुत सारे बिखरे हुई संरचना आप देख रहे हैं, बिखरे हुई लाइन जो देख रहे हैं, और यही क्या कहलाता है आपका केशिकाएं, केशिकाएं, या जिसके कहा जाता है कैपिलरिस, कैपिलरिस, ठीक है। और इसी की हम बातें कर रहे हैं, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैपिलरीज में ब्लड का क्या फ्लो। देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो होता है वो धमनी सीरा में होता है। आपको हम जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम 7 पार्टों में हम देखे थे, जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से हम पढ़े थे, किस में शुद्ध रक्त बहता है, किस में अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सा जो है अपवाद है इसमें से, धमनी में कौन सा जो है अपवाद है, सीरम कौन सा अपवाद है, पूरा हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ और नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो केशिकाएँ हैं, इसी केशिकाएँ से होकर क्या होती है, इसी के अंदर से होकर क्या है, ब्लड क्या करती है, गुजरती है, ठीक है, क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, यहीं से, ठीक है, क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ क्या है, ब्लड। अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, विटामिन पी की कमी हो जाए तो इसका मतलब ब्लड का प्रॉपर क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। और जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इससे एक रोग हो जाता है, ठीक है, कमी से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, कमी से रोग, कमी से रोग, इसको इंटरनल हैमरेज कहा जाता है। कमी से रोग जो है इंटरनल हैमरेज, हैमरेज, इंटरनल हैमरेज मतलब कहने का मतलब है कि अंदर की नसों का फट जाना। इंटरनल हैमरेज मतलब जो अंदर है, अंदर की जो नसों का, ठीक है, नसों का क्या करना, फट जाना, फट जाना, ठीक है। देखिए जब कभी भी आपको चोट लगती है, जब कभी आपका हाथ कटता है, ठीक है, तब जब हाथ कटता है और हाथ कटने पर जब ब्लड बाहर आता है तो याद रखिए इसी सिराओं से ब्लड बाहर आता है, ठीक है। अगर धमनी कट जाए, सीरा कट जाए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाएगा, ठीक है। धमनी या सीरा कट जाए, ठीक है, तो अंदर की जो भाग होती है, ठीक है, धमनी और सीरा, तो अंदर की जो भाग होती है धमनी सीरा, वो अगर कट जाए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। कई बार जो इनकी व्यक्ति की मौत हो सकती है ज़्यादा ब्लड बहने से। तो जो हाथ कट जाता है, थोड़ा हाथ कट जाता है और हाथ कटने में ब्लड आता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो ये सिराएं ही कटती हैं और बाद में क्लॉटिंग होने के बाद ये फिर से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यही है कैपिलरीज, और इसी कैपिलरीज में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कौन करता है, विटामिन पी करता है, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं उसको इंटरनल हैमरेज कहा जाता है। जो इंटरनल हैमरेज का मतलब है अंदर के नसों का फट जाना, इससे रोगी, इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, चलिए तो आगे बढ़ें, कहानी आगे बढ़ें। तो देखिए पिछले क्लास में जो बाकी रह गया था वो यही थे भाई साहब, विटामिन ई भी हो गया, के भी हो गया और पी भी हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपको देखने को मिल गया, ये प्रॉपर ये हो गया, देख लिए हम लोग। चलिए ठीक है, तो ई, के और पी। और आज का जो मेन मुद्दा है वो हम स्टार्ट करते हैं। मेन मुद्दा कहने का मतलब है ह्यूमन डिसीज, ठीक है। आज का मेन मुद्दा क्या है, ह्यूमन डिसीज। तो वहीं स्टार्ट करते हैं, जो थोड़ा बाकी रह गया था वो हम देख लिए, ठीक है। बात करेंगे मानव रोग, क्या है
मानव रोग, या जिसे कहा जाता है ह्यूमन डिसीज। क्या कहते हैं? ह्यूमन डिसीज। ठीक है, तो जैसे कि मेरा एक जो है ये चीज़ें रहती कि मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसी पर हम बात करेंगे कि हाँ हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो नॉर्मल जो है परिचय हम बात कर लेंगे इसके बारे में। ह्यूमन डिसीज ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हेडिंग देख लेते हैं परिचय। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मानव रोग के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिसीज। ठीक है, मानव रोग के प्रकार, मानव रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिसीज। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे इस मानव रोग के प्रकार में हम दो चीज़ देखेंगे। मानव रोग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक प्रकार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अब भाई मानव रोग होंगे तो अलग अलग प्रकार के रोग होंगे। ठीक है, एक प्रकार जिसको कहते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग नाम से स्पष्ट है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है भाई, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग जिसको कहा जाता है गोंजीनेटल। ठीक है, गोंजीनेटल डिसीज। ठीक है, क्या है? गोंजीनेटल डिसीज। ठीक है, इसको कहते हैं जन्मजात रोग। नाम से स्पष्ट है, जन्मजात रोग कहने का मतलब जन्म से, ठीक है, जन्म से ये देखने को मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? जन्मजात रोग। एक रोग जो अर्जित रोग, इसको हम कहते हैं अर्जित रोग। और अर्जित रोग कहने का मतलब है, ठीक है, आपको एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, आपके द्वारा जो अर्जित का मतलब कहने का लेना। ठीक है, और यहाँ पर अर्जित कहने का मतलब है एक्वायर्ड जो है रोग। ठीक है, एक्वायर्ड जो है डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज या अर्जित रोग। और अर्जित रोग कहने का मतलब है ऐसे रोग जो हम स्वयं जो है हमारे द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया के कारण हमें रोग होता है, किसी वायरस के कारण हमें रोग होता है, किसी प्रोटोजोआ के कारण हमें रोग होता है। ठीक है, या फिर किसी जो है कवक या फंगाई के कारण रोग होता है। ठीक है, हम देखेंगे जहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा रोग, जहाँ क्षय रोग है, कुष्ठ रोग है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है। ठीक है, बहुत सारे हम रोग देखेंगे, हैजा है। ठीक है, निमोनिया है, ऐसे रोग हैं। वायरस से छोटी माता, बड़ी माता, ठीक है, एड्स, ऐसे टाइप के बहुत सारे रोग हैं। तो सभी रोगों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जन्मजात रोग कहने का मतलब जन्म में ही से ही ये रोग देखने को मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। एक एक चीज़ की हम चर्चा करेंगे। दूसरा होता है अर्जित रोग। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। और अर्जित रोग में, ठीक है, दो प्रकार के रोग हम देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे रोग जो हम क्या करेंगे, दो प्रकार के रोग हम देख पाएंगे। ठीक है, एक रोग जो हम कहते हैं असंक्रामक रोग, एक रोग जिसको कहा जाता है असंक्रामक रोग। ठीक है, नॉन इन्फेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शस। ठीक है, एक होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग इसका मतलब है इन्फेक्शस, इन्फेक्शस डिसीज। डी लिख दिया, इसका मतलब डिसीज है। यहाँ पर भी मैंने डी लिख दिया। ठीक है, स्पेस नहीं है तो डी मीन्स डिसीज समझ लिए। ठीक है, तो संक्रामक रोग एक, दूसरा जो है असंक्रामक रोग। इससे भी आप समझते हैं संक्रामक रोग कहने
का मतलब है वो संक्रमण फैलेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है, ठीक है, उनके छींकने से, खांसने से, छूने से, हवा से, ठीक है, ऐसे जो है चीज़ों से क्या होता है, संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, इसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं जिससे वो फैलते नहीं हैं, ठीक है, उसे फैलते नहीं। जैसे मान के चलिए अभी जस्ट हमने इसके पहले बात की है, किसी विटामिन की वजह से अगर कोई रोग जैसे होता है हीमोफीलिया, मान के चलिए हीमोफीलिया अभी जस्ट इसके पहले ही हम देखे हैं, ठीक है, इसके पहले देखें हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी जहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता। और क्या इस रोग से, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ये रक्त का थक्का, कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित है, अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को छू दे, ठीक है, खांस दे, छींक दे, कुछ भी, तो वहाँ पर वो रोग नहीं फैलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो रोग कहाँ जो है, ऐसे रोग जो है असंक्रामक रोग कहते हैं जो फैलते नहीं है, कहने का मतलब उसके छूने से, खांसने से, छींकने से, ठीक है, उसी में रहते हैं। और संक्रामक रोग जैसे आप अभी जस्ट देखे हैं जो है वायरस वगैरह, जैसे कोरोना वायरस का समय था, ठीक है, 1-2 साल हमने बहुत झेले हैं इस वायरस को, ठीक है, ले दे के कंट्रोल में आया है, अभी भी चाइना में भी थोड़ा बहुत जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रोग है, ऐसे रोग जो है पास आने में, छूने में, छींकने में, ठीक है, संपर्क में आने में ये फैलता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। इसका मतलब ऐसे रोग जो दूसरे व्यक्ति तक ये चला जाता है किसी कारणवश, उसको संक्रामक, ऐसे रोग जो दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता, सीधी सी बातें हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, मानव रोग के प्रकार में सब चीज़ तो बातें करेंगे, ठीक है, फिर साथ साथ इसी के अंदर ही है, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ विभिन्न प्रकार के रोग, ठीक है, विभिन्न रोग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और विभिन्न रोग में जिसमें हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो तो हम देखेंगे, एक तो जीवाणु से फैलने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग, स्पेस नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा विषाणु से, कहने का मतलब वायरस से, ठीक है, किससे, विषाणु से, ठीक है, विषाणु से या वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। तीसरा प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, ठीक है, क्या है, प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो है कवक फंगाई, जिसको कहा जाता है फंगाई, ठीक है, कवक से होने वाले रोग। फिर हम बात करेंगे कृमि से होने वाले रोग, तो इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ अभी तक हम यही देखें कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है भाई साहब, यही चीज़ें हमें क्या करना है, पढ़ना है। और लगभग 10-12 जैसे कि हम पढ़ेंगे और जो है 10-12 जीवाणु से होने वाले रोग, 10-12 विषाणु से होने वाले, 5-6 जो है प्रोटो जैसे, वही 4-5 कवक से, 2-3 जो है कृमि। तो कम से कम हम 10, 20, 25 और 35 से 40, लगभग 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जन्मजात रोग भी है, कुछ अर्जित रोग है। टोटल मान के चले तो टोटल ऐसे डिसीज़ के नाम जो लगभग 50 ऐसे डिसीज़, 50 ऐसे रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसका मतलब हमें बहुत टाइम लगने वाला है, आराम से हम चलेंगे, ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो 50 ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी उस रोग, ठीक है, किस बैक्टीरिया से हुआ है, किस वायरस से हुआ, किस प्रकार के जीवाणु से हुआ है, उसके क्या लक्षण है, ठीक है, उस रोग के क्या लक्षण है, वो रोग कहाँ कहाँ पर, शरीर के किस अंग पर प्रभाव डाल सकती है,
ठीक है। और इसके अंतर्गत और देखेंगे कि जैसे जीवाणु में है या फिर वायरस में हुआ, ठीक है, तो उनके अन्य विभिन्न क्या क्या नाम हैं, ठीक है, और किस प्रकार से ये फैलती है, नहीं फैलती वगैरह वगैरह, हम पूरा डिटेल में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो लगभग 50 लोग, मैं लगभग बोल रहा हूँ, ठीक है, तो लगभग ये 50 रोगों की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो टाइम लगने वाला है, तो 5 से 6 वीडियो, ये कहने के लिए 5 से 6 लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? परिचय से, मानव रोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मानव रोग का परिचय कुछ खास देखने को नहीं। मनुष्य में होने वाले या मानव में या मनुष्य में होने वाले रोग या बीमारी क्या कहलाता है? मानव रोग कहलाता है, ठीक है। मानव क्या कहते हैं? रोग कहलाता है। चलिए, क्या आप जानते हैं? ये सिंपल सी बातें हैं। आप ये एक वर्ड ध्यान दिए होंगे, ठीक है, नहीं दिए होंगे तो आप देख लीजिए, ठीक है। मानव का मतलब मनुष्य तो हो गया, लेकिन हम एक चीज है जिसको कहते हैं अ डिसीज, ठीक है। क्या है? डिसीज। डिसीज की बात करें और रोग की बात करें, ठीक है, डिसीज का मतलब होता है रोग, ठीक है। लेकिन इसमें जो दो वर्ड है, ठीक है, दो वर्ड है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक जिसको हम कहते हैं डिश, ठीक है, खाने पीने वाला डिश नहीं, और न ही उस टाइप का डिश, ठीक है। चलिए, डिश, और एक है इज। एक वर्ड है जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? ठीक है, इज। और डिश का मतलब होता है, ठीक है, एक होता है इज, दूसरा वर्ड है इज, समझेगा। डिश जिसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, क्या होता है? नॉट। नॉट मीन्स नहीं, ठीक है, कहते हैं ना नो मीन्स नहीं, वैसा टाइप का नॉट मीन्स नहीं। और इसका मतलब होता है, ठीक है, फील इजी। इसका मतलब है क्या है? फील इजी, ठीक है। फील जो है इजी, तो इसका मतलब क्या है? सामान्य महसूस करना, ठीक है, सामान्य महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। एस का मतलब है सामान्य महसूस करना, ठीक है। तो प्रॉपर अगर दोनों को हम मिला दे, इसका मतलब क्या है? ठीक है, सामान्य महसूस नहीं करना, ठीक है। नॉट डिस मतलब, ठीक है, तो इसका पूरा का मतलब हो गया सामान्य महसूस नहीं करना। जब सामान्य महसूस नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? उसको हम क्या बोल देंगे? उसको एक रोग हो गया है, उसको बीमारी हो गया है, उसको क्या हो गया है? और डिसीज हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है? उसको रोग हो गया है, उसको बीमारी हो गया है, उसको डिसीज हो गया है, ठीक है। आप अभी नॉर्मल हैं, सामान्य महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, एकदम गुड फील महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रकार का रोग नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर सिर दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है, चक्कर आने लगती है, जब कुछ हो जाता है, ठीक है, बुखार हो जाता है, तब इसका मतलब हम जैसी सामान्य महसूस करना चाहिए वैसा सामान्य महसूस नहीं करते, ठीक है। और इसका मतलब क्या? हम एक बीमारी हो गए, तो इसी को हम पूरा नाम देते हैं डिसीज। इसी कारण इसका पूरा नाम क्या है? डिसीज। डिस का मतलब है नॉट, इज का मतलब है इजी फील नहीं करना, ठीक है, मतलब सामान्य फील नहीं करना, सामान्य महसूस नहीं करना, इसका पूरा नाम होता है सामान्य महसूस नहीं करना, इसीलिए इसका नाम है डिसीज। तो आपको आज पता चल गया होगा डिसीज, ठीक है। हम रोग तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका कुल क्या मतलब है, ठीक है। तो सामान्य जब महसूस नहीं किया जाता, जब अच्छा फील नहीं होता, ठीक है, जब हमें अच्छा फील नहीं होता, सामान्य महसूस नहीं होता, तो अब हम क्या रोग हो जाता है? डिसीज। कहने का मतलब रोग हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डिसीज। चलिए,
तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है परिचय में। चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे, उसके बाद चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा लिस्ट हम बना लेते हैं। लिस्ट बनाने का मतलब देखिए, हम बात करेंगे एक तो जन्मजात रोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम जो बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या बात करेंगे। तो अभी सिर्फ कहानी शुरू नहीं हुआ है भाई साहब, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है अभी तक, ठीक है। एक है जन्मजात रोग, ठीक है, क्या है, जन्मजात रोग, और जिसको हमने क्या कहा था, गोंजेनेटल डिसीज, जन्मजात रोग, या जिसे कहते हैं गोंजेनेटल डिसीज, ठीक है। और ऐसे रोग जो है जन्म से ही आपको देखने को मिलती है, प्राप्त होती है, ठीक है। एक प्रकार की जो है क्या है, जन्म से ही देखने को मिलती है बीमारी, इसको हम क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। नाम से स्पष्ट है, कोई जो है दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। किस बीमारी की बात करेंगे, टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी की बात करेंगे, ठीक है। और जिसको हिंदी में भी वही कहते हैं, इंग्लिश में भी वही कहते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम। दूसरी हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम दूसरी जो बीमारी है, जो जन्मजात रोग है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। दूसरा डाउन सिंड्रोम। तो पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो हमें आसानी हो जाएगी। वहीं पर एक और है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये नाम भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। चलिए, वहीं पर एक है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। एक होता है जिसको हम कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। और इंग्लिश में भी वही कहा जाता है, पटाउ सिंड्रोम। एक और है जिसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, एक कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और हिंदी इंग्लिश में भी वही कहेंगे, और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करेंगे किसके अंतर्गत, जन्मजात रोग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए,
तीसरा हम बात करेंगे असंक्रामक रोग, सॉरी ये जन्मजात रोग की बातें करेंगे, ठीक है। फिर बातें करेंगे असंक्रामक रोग, ऐसा रोग जो फैलते नहीं है, असंक्रामक रोग, या जिसको कहा जाता है नॉन इन्फेक्शस डिसीज, नॉन इन्फेक्शस डिसीज, असंक्रामक रोग। चलिए, और असंक्रामक रोग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक जिसको कहा जाता है डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, या डिफिशिएंसी डिसीज जो खासकर विटामिन की कमी से देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा एलर्जी रोग, एलर्जी रोग, ठीक है, जो नाम से स्पष्ट है, एलर्जी रोग, ठीक है। किसी व्यक्ति को धूल से एलर्जी होती है, किसी को जो है किसी जो परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को खाने में से भाटे वाटे से एलर्जी होती है। तो इस प्रकार के जो एलर्जी लोग हैं, ठीक है, उसको हम यही कहें एलर्जी, ठीक है, एलर्जिक डिसीज, इसको कहा जाता है एलर्जिक और डिसीज, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर कर्क रोग, कर्क रोग, ठीक है, कर्क रोग कहने का मतलब जो कैंसर है, ठीक है, कैंसर, कैंसर डिसीज, जहाँ पर आपका ब्लड कैंसर देखने को मिलेगा, थायराइड कैंसर देखने को मिलेगा आपको, और ब्रेन कैंसर देखने को मिलेगा, ब्रेन का ट्यूमर बन जाता है। तो वो सब क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर जो है, और ब्रेन कैंसर, ठीक है। चलिए, तो क्या ये फैलता है भाई? कैंसर किसी पर फैलेगा? नहीं फैलेगा, जाहिर सी बात, उसी में रहेगा, उसी में। एलर्जी दूसरे पर थोड़ी फैलेगा, ठीक है। एक है अनुवांशिक रोग, इसी के अंदर आता है अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग, ठीक है, और इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक्स डिसीज, अनुवांशिक रोग, या जिसे कहा जाता है जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज में हम दो चीज़ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और शायद दोनों को हम देख चुके हैं, ठीक है, दोनों को हम देख चुके हैं। एक है वर्णांधता, ठीक है, और इसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिर भी सब पढ़ेंगे, जाहिर सी बात तो है। तो एक है हीमोफीलिया, एक है हीमोफीलिया, या अभी जस्ट हमने देखे भाई साहब, ठीक है, वही चीज़ पढ़ना है। अभी जस्ट हमने देखे, इसके पहले क्या है? हीमोफीलिया, ठीक है, क्या है? हीमोफीलिया। तो इससे संबंधित जो अनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है, ये सब क्या अनुवांशिकी बीमारी है। और मैंने कहा था हीमोफीलिया में, और हीमोफीलिया भी जस्ट देखिए, पिछले क्लास में वर्णांधता की बात मैंने की थी, ठीक है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहने का मतलब जिससे कलर में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। कौन कौन से कलर था? रेड और ग्रीन, ठीक है, व्यक्ति को रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस होता है, और ये किसकी कमी से होता था? विटामिन ए की कमी से हुआ था, ठीक है। चलिए, इसकी चर्चा तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है। चलिए, नेक्स्ट है डीजेनरेटिव, उसको डिसीज कहा जाता है। एक कहा जाता है डीजेनरेटिव जो है डिसीज, ठीक है, डीजेनरेटिव डिसीज। और डीजेनरेटिव डिसीज में हम बात करेंगे, इसके अंतर्गत एक जिसको हम कहेंगे डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहा जाता है, ठीक है, डायबिटीज, या जिसको मधुमेह कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस,
अस्थि मृदुता, इसको हम कहते हैं अस्थि मृदुता। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो क्या मधुमेह दूसरे में फैलेगा भाई? अरे आपको डायबिटीज़ हुआ है, शुगर की बीमारी हुई है, शुगर का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, या आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई, तो क्या दूसरे में फैलेगा? जाहिर सी बात है, नहीं फैलेगा। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शस रोग। ठीक है, जो दूसरे में फैलते नहीं, कहने का मतलब दूसरे जो है व्यक्ति में, ठीक है, संपर्क में आने से, हवा में संपर्क आने से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है, चलिए उसी पर हम चर्चा करेंगे, ये सब बातें हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो ये तो असंक्रामक रोग है। ठीक है, दूसरा जन्मजात रोग है। ठीक है, क्या है? जन्मजात रोग देखें। ठीक है, फिर असंक्रामक देखें। अब देखेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कहने का मतलब है जहाँ पर आपको रोग का फैलाव देखने को मिलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये क्या है, फैलता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, तो लिस्ट पहले अब मैं जारी कर देता हूँ, क्या क्या हमें पढ़ना है वही हम देख रहे हैं। संक्रामक रोग इसे कहा जाता है इन्फेक्शस डिसीज। क्या है? इन्फेक्शस डिसीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन्फेक्शस डिसीज, जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए और इन्फेक्शस डिसीज या संक्रामक रोग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक हम बात करेंगे, ठीक है, एक जो बात करेंगे वो है किससे फैलने वाली रोग। ठीक है, एक जो है जीवाणु से फैलने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु या जिसको कहा जाता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, होने वाले रोग। ठीक है, वाले रोग क्या है? बैक्टीरिया से। मैं इस तरफ थोड़ा स्पेस इधर चला गया है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको भी जो है सीधा जो है प्रॉपर नोट्स आपको मिल सके हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं मिलेगी, सॉरी नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर दे रहा हूँ। चलिए, एक मैंने क्या कहा, हम बात करेंगे किस पर? बैक्टीरिया या जीवाणु से। संक्रामक रोग में जीवाणु से फैलने वाले रोग या जीवाणु से, इसको कहा जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग, होने वाले रोग की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग में आप लिस्ट याद रखिए, लिख लीजिए। ठीक है, जो भी एक पढ़ेंगे टाइफाइड। ठीक है, क्या है? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइफाइड। क्या बोलते हैं? टाइफाइड, इसको भी बोलते हैं। दूसरे बारे में हम पढ़ेंगे क्षय रोग। दूसरे बारे में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। उसके बाद क्षय रोग। क्षय रोग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस कहने का मतलब है टीबी। ठीक है, क्या है? टीबी। अगर मैं टीबी बोलते तो आराम से आप समझ जाते हैं। ठीक है, क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस। चलिए, तीसरा है फ्लेग। किसके बारे में बात करेंगे? फ्लेग। ठीक है, और इसको प्लेग के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पर हम चलेंगे और बात करेंगे हैजा। इतने सारे जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कोलेरा। कोलेरा या कोलेरा के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है।
ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? कॉलेरा के नाम से जाना जाता है। चलिए वहीं पर हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, ठीक है, डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। और इसको हम ऐसे ही जानते हैं, किसके नाम से? डिप्थीरिया। छठे नंबर पर हम देखेंगे टिटनेस। टिटनेस, ठीक है, टिटनस। निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया। यहाँ पर पी साइलेंट रहता है ना, ठीक है। निमोनिया में क्या रहता है? पी साइलेंट रहता है। चलिए 8वें नंबर पर कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग की बातें करेंगे, ठीक है। लेप्रोसी जिसको कहा जाता है, ठीक है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। काली खांसी, काली खांसी जो कुकुर खांसी कहा जाता है, ठीक है, काली खांसी, कुकुर खांसी, ठीक है। वोपिंग जो है कफ, वोमिंग कफ, ठीक है, वोपिंग कफ, काली खांसी या कुकुर खांसी के नाम से जाना जाता है। एक होता है सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। और सिफिलिस जो है, सिफिलिस हम इंग्लिश में भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? सिफिलिस। चलिए एक होता है मेनिनजाइटिस, मेनिन, ठीक है, या मेनिनजाइटिस, 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 ठीक है, मेनिनजाइटिस। अरे यार, चलिए ठीक है, मेनिनजाइटिस। तो ये सब बातें हैं संक्रामक रोग, जो जहाँ पर जो है जीवाणु से होने वाले रोग। प्रथम हम बात करेंगे जहाँ पर टाइफाइड, क्षय रोग, फ्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सब हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट, कोई आया है, देखो। पहले इसको देख लीजिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे की कहानी हम देखेंगे। ये लिखना पूछना तो रहेगा, ठीक है, थोड़ा हम आज पढ़ ही लेते हैं क्योंकि इस तरह से पढ़े ही नहीं है,
ठीक है, सिर्फ लिखे ही जा रहे हैं। तो ये लिस्ट मैं और दे दूंगा, जैसे प्रोटोजुआ से जो है वायरस से होने वाले रोग, क्योंकि इतने सारे तो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, जन्मजात रोग, फिर असंक्रामक रोग, फिर संक्रामक रोग से जीवाणु से स्टार्ट करेंगे, फिर वायरस वगैरह चलेंगे। ठीक है, तो आज कुछ तो देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम जन्मजात रोग में टर्नर सिंड्रोम देखेंगे। क्या देखेंगे? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, चलिए फर्स्ट है, ये सभी क्या है? जन्मजात रोग है, जो हम टर्नर सिंड्रोम। यह जिसको कहा जाता है टर्नर्स सिंड्रोम। चलिए, ये टर्नर सिंड्रोम होता क्या है? अब देखिए, जन्मजात रोग है ये, तो देखिए इसमें तो पहली बात इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो बीमारी है, ये रोग जो है, ये रोग या जो बीमारी है या डिसीज है, ये ठीक है सिर्फ महिलाओं में देखने को मिलती है, फीमेल में होती है। किस में होती है? फीमेल में होती है या देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे जो है सिंड्रोम क्या है? फीमेल में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें, इस रोग में, ठीक है, इस रोग में क्या होता है भाई साहब कि 30वें, ठीक है, पेयर में, ठीक है, 30वें पेयर कहने का मतलब जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र के 23वें पेयर में दो गुणसूत्र की जगह पर एक गुणसूत्र रह जाते हैं। दो गुणसूत्र की जगह पर एक गुणसूत्र होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें? इसका मतलब क्या है? 23वें गुणसूत्र में, ठीक है, 23वें पेयर में, गुणसूत्र के 23वें पेयर में दो गुणसूत्र की जगह एक गुणसूत्र रह जाते हैं। तो हमारे गुणसूत्र में जो है टोटल गुणसूत्र कितनी होती है? कुल जो है गुणसूत्र हमारे शरीर में, मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या कितनी होती है? वो होती है 46। 23 पेयर होते हैं, 23 जो 46। ठीक है, पेयरों में मिलता है। ये हम बात किए थे गुणसूत्र वाला टॉपिक्स में, जेनेटिक्स वाला टॉपिक्स में हम पढ़े थे। ठीक है, तो 23 होती है कुल टोटल। ठीक है, और एक अगर हम कम कर दें, ठीक है, दो की जगह एक रह जाती है। ठीक है, तो एक कम कर दे, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ठीक है, 45। तब जब 45 होगा, इसका मतलब जब 45 होता है गुणसूत्रों की संख्या, तो यही होती है, यही कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। जब गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, तो यही कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। और आपके मन में ये सवाल हो जा रहा है कि भाई साहब 30वें पेयर क्या है, गुणसूत्र क्या है, हम पढ़े हैं, ऊपर चला गया है। ठीक है, ये सब तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ले चलता हूँ आपको जेनेटिक्स वाले टॉपिक में हल्का से। ठीक है, तो हम बात की थी क्रोमोसोम या गुणसूत्र की। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र की हम बात करें तो मनुष्यों में, मानव में क्या देखने को मिलती है? 23 पेयर होती है। ठीक है, तो जो 23 पेयर में जो 22 पेयर होते हैं, ठीक है, जो 22 पेयर होते हैं वो शरीर के विभिन्न भाग के लिए होते हैं। ठीक है, शरीर के विभिन्न भाग किए जाते हैं, जिसको हमने एलोसोम कहा थे। ठीक है, इसको हमने एलोसोम कहे थे, एलोसोम्स कहे थे। और जो 23वें पेयर, मैंने कहा 23वें पेयर, मैं ये नहीं कहा था 23 पेयर। ठीक है, 22 पेयर इधर हो गए, 22 दूनी 44। 22 पेयर कहने का मतलब 22 दूनी कितना हो गया? 44। ठीक है, 22 दूनी 44।
और 2 बच गए। 23वें पेयर मतलब लास्ट में जो 2 पेयर हो जो है 23वें है, 23वें पेयर कहने का मतलब है 23 पेयर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी 2, तो इसका मतलब 44 ये और 2 46, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाते हैं 46, लेकिन एक कमी हो जाती है। कहने का मतलब अब देखिए 23वें पेयर में होता क्या था, होता क्या है 23वें पेयर में देखने को मिलता है जो पुरुष होते हैं या मेल होते हैं, मेल या जो पुरुष होते हैं, ठीक है। 23वें पेयर याद रखिए, एक चीज़ और याद रखिए, जो 23वां पेयर है ये क्या कहलाता है, ये 23वां पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम कहने का मतलब है कि ऐसे क्रोमोसोम जो आपके शरीर के सेक्स का डिसाइड करता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। आपके शरीर का, किसी भी मानव के शरीर का सेक्स का डिसाइड करता है कि वो मेल है कि फीमेल है। और जो 22 पेयर है शरीर के विभिन्न अंगों का जो है वो करता है। गुणसूत्र आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है, ठीक है। अब हम अनुवांशिकी में पढ़े हैं, जेनेटिक्स में हम पढ़े हैं। तो जो 23 पेयर होते हैं सॉरी 23वें पेयर होते हैं, उसी 23वें पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम में मेल भी देखने को मिलता है, फीमेल, ठीक है, दोनों में देखने को मिलेगा फीमेल, ठीक है। मेल में देखने को मिलेगा, फीमेल में हम देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल की हम बातें करें, ठीक है, नॉर्मल की बातें करें तो मेल में क्या देखने को मिलता है, मेल में पाया जाता है XY, ठीक है। मेल में क्या देखने को मिलता है XY, और फीमेल में क्या देखने को मिलता है XX, ठीक है। फीमेल में क्या देखने को मिलता है XX, ठीक है। XX कहने का मतलब अगर XX लिखा है इसका मतलब वो फीमेल को इंडिकेट करता है, फीमेल को डिनोट करता है, और XY लिखा है तो वो मेल को डिनोट करता है। हम पूरा प्रॉपर एक हम वहाँ पर देखे थे, ठीक है, जेनेटिक्स में। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहीं पर जो फीमेल में, ठीक है, मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा क्या होती है, फीमेल में ज़्यादातर देखने होते हैं। तो फीमेल में जो गुणसूत्र की ये जो संख्या है, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 2 इसमें भी पाए जाएंगे, 2 इसमें भी पाए जाएंगे, मेल में भी 2 मिलेंगे और फीमेल में भी 2 मिलेंगे, ठीक है। ये भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या क्या है 2 है, ठीक है। मेल में भी 2 मिलेंगे, फीमेल भी 2 मिलेंगे, तो टोटल इसी कारण से मेल में फीमेल में 46 होगा, क्योंकि 44 वो सब में पाए जाएंगे, ठीक है। बॉडी के हर अंग में वो डिसाइड करता है, ठीक है, कौन से नंबर में जो ब्रेन की जो है भाग है, कौन से हाथ का भाग है, वो अलग बात है। लेकिन 23वें जो है पेयर है वो डिसाइड करता है कि किसका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मेल में और फीमेल में, ठीक है। 2 XY बोल दिए तो मेल का है, और XX बोल दिए तो क्या है मेल में। और यही फीमेल में जो XX देख रहे हैं, ठीक है, XX जो देख रहे हैं वही XX हो जाती है, एक माइनस हो जाता है। XX जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, और एक माइनस होने के बाद ये तब्दील हो जाती है किस में, X में, ठीक है। तो एक ही रह जाता है। इसका मतलब 45 तो इधर हो गया, इधर 45 इसको मिलेगा ही, ठीक है, और एक इधर हो गया तो 45 इधर देखने को मिलेगा। 22वें पेयर का 44 और इसका एक +1, तो इसका मतलब क्या हो, ये 45, तो टोटल 45 होगा, ठीक है। टोटल जो है 45 होगा, इसका मतलब क्या है, यही टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। और ये जो है वो एक प्रकार के बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स से ये लाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स इनको मिलता है जन्म के, इसी कारण हम जन्मजात रोग कहते हैं। जन्म, ठीक है, जब वो भ्रूण में रहते हैं या जन्म होने से पहले ही जन्मजात रोग है, ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम। समझ रहे हैं मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें हम करते हैं। चलिए ठीक है, सभी क्लियर है। हाँ एक चीज़, सॉरी, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। इसको कहते हैं ऑटोसोम्स, और इसको कहा जाता है एलोसोम्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एलोसोम्स। इसको ऑटोसोम्स, इसको एलोसोम्स, ठीक है। और एलोसोम्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए टर्नर सिंड्रोम, आगे बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम में आगे कहा जाता है कि लगभग, ठीक है, ऐसी जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम का शिकार है, ठीक है, औसतन जो 5000, ठीक है, औसतन 5000 महिलाओं में किसी एक महिला को होती है। किसी एक महिला, 5000 महिलाओं में कोई एक महिला, 5000 महिलाओं में कोई एक महिला इस रोग से ग्रसित होती है। इस रोग से क्या होती है भाई साहब? इस रोग से ग्रसित होती है, ठीक है। औसतन 5000 महिलाओं में कोई एक महिला इस रोग से ग्रसित होती है, ये याद रखिए। अब बात करेंगे क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, क्या इफेक्ट डालता है जब क्या हो जाता है 46 से एक माइनस होकर 45 हो जाता है। कहने का मतलब जब टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, तब ये क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख दें तो ठीक है, तब ये क्या प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट डालता है, हम देखेंगे इसके क्या है प्रभाव या इफेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए, सभी बातें हम कहाँ कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम की बातें कर रहे हैं, ठीक है, 23वें पेयर की बातें कर रहे हैं। 23वें पेयर कहने का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम, जहाँ पर महिला और पुरुष के सेक्स होने की जो है, ठीक है, की बातें की जाती हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम जहाँ पर महिला और पुरुष की बातें की जाती है, महिला के सेक्स और पुरुष के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनका अगर वो 46 से 45 हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? महिलाओं में अंडाशय, ठीक है, अंडाशय अनुपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। महिलाओं में ऐसी जो है, ऐसी महिलाओं में अंडाशय क्या हो जाते हैं? अनुपस्थित हो जाते हैं। क्या पता है? अनुपस्थित हो जाते हैं। अब जब अंडाशय ही नहीं होगा भाई साहब, अंडाशय ही नहीं होगा, ठीक है, समझते हैं ना अंडाशय, ठीक है, समझते हैं ना। मैंने बात किया था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने कहा था, ठीक है, हमने बात की थी भाई कि नहीं की थी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
चलिए ऐसे ही हम देखे थे। यहाँ पर जो है क्या देखने को मिला था, मैं ऐसे ही बनाया हूँ, याद रखिए मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, इसको प्रॉपर नहीं बनाया हूँ। ये जो है ये क्या कहलाता है, ये ओवरी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, ओवरी, ठीक है। ओवरी कहने का मतलब है अंडाशय, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय। महिलाओं में 2 अंडाशय देखने को मिलती है, ठीक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, ये भी क्या है, ओवरी। और ओवरी का क्या काम है, ठीक है, ये ओवम का निर्माण करता है, क्या है, ओवम का निर्माण, ठीक है। ओवम का निर्माण कहने का मतलब है अंडाणु का निर्माण, किसका, ओवम कहने का मतलब है अंडाणु का निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है। और जब अंडाणु का निर्माण करेगा, ठीक है, ओवम का निर्माण करेगा, ठीक है, ओवरी, तभी ये फैलोपियन ट्यूब, ये क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इस तरफ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहीं से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए तो यहाँ पर ये जाती है। और जब मेल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मेल में देखने को मिलता है जब ये फीमेल और मेल के बीच संबंध स्थापित होते हैं, जब सेक्स इंटरकोर्स होता है, तो सेक्स इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, यहाँ पर जो स्खलन की जाती है, स्पर्म, ठीक है, पुरुषों द्वारा स्खलन की जाती है, को क्या, स्पर्म, जब स्पर्म स्खलन की जाती है, ठीक है, तो जो स्पर्म है, ठीक है, जो स्पर्म है और जो है ओवम है, दोनों क्या मिलते हैं, मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, गर्भाशय में पलते हैं, गर्भाशय में पलने के बाद 9 महीने ये बच्चे को, बेबी को ग्रोथ करते हैं, फिर बाद में ये बच्चा पैदा करते हैं। ये पूरा हम बातें किए थे किसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र में, ठीक है। तो वही बातें, इफेक्ट क्या डालता है, यही चीज इफेक्ट डालता है कि जब महिलाओं में अंडाशय अनुपस्थित नहीं होगी, अब जब अनुपस्थिति नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ओवम बनेगा नहीं, ओवम नहीं बनेगा। अब ओवम नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो ये जो मंथली पीरियड, ठीक है, जो है मंथली पीरियड, ठीक है, जो मासिक धर्म बोला जाता है, मासिक धर्म या मंथली पीरियड भी नहीं होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। और ऐसी स्थिति में जब ओवम ही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चे भी नहीं पैदा होंगे, क्या होंगे, बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती ऐसी महिलाएं, ठीक है। और ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है, बांझ, क्या कहा जाता है, बांझपन, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो किसका शिकार हो जाती है भाई, बांझपन का शिकायत हो जाती है, शिकार हो जाती है। तो समाज में, हमारे समाज में महिलाओं को ऐसे को एक दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो बच्चा ही पैदा नहीं हो सके। तो ये देखिए, याद रखिए, ये ऐसे हैं, कुछ जन्मजात बीमारी है, ये हमारे ऊपर जो है वो नहीं करना, ठीक है, हमारे ऊपर ये नहीं रहता कि भाई, ठीक है, कोई, हर महिला चाहती है कि माँ बने, और वो जो है एक जो है उनका एक सौभाग्य होता है, ठीक है, माँ बनना सभी महिला का क्या है, एक बोलते हैं कि खुशी का, ठीक है, ये सौभाग्यपन होती है उनकी, ठीक है, हर महिला चाहती है। लेकिन समाज में, परिवार में, ठीक है, किसी महिला जो है माँ नहीं बन पाती तो उनको जो है मारते पीटते हैं, जलील करते हैं, ठीक है, ताना सुनाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, कि ये जन्मजात बीमारी होती है। और कई ऐसे हैं जो खामी पुरुषों में भी देखने को मिलती है, ठीक है, पुरुषों में, जिसकी चर्चा हम जब आएंगे, उसकी अगर टॉपिक ऐसा कुछ आ जाएगा तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो जन्मजात रोग होती है कुछ, जहाँ पर पुरुषों में भी जो है खामी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए परिवार में, समाज में, ठीक है। तो अब समझ सकते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जन्मजात रोग होती हैं। चलिए, ठीक है, तो ये है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और ये टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप अच्छे से ये याद रखिए, ये इसका कारण क्या है कि 23वें जो है पेयर में क्या हो जाता है, 2 गुणसूत्र की जगह कितने हो जाते हैं, केवल और केवल एक ही रह जाता है, 2 की जगह केवल क्या रह जाता है, 1, ठीक है। चलिए, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज का जो है हम यहीं पर हम देखते हैं, आज का समय यहीं पर रहेगा। और बहुत बड़ा ये टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लिखना भिड़ता तो बहुत सारे भी जो है लिखता, लेकिन क्या क्या मतलब, ठीक है। तो जन्मजात रोग में टर्नर सिंड्रोम हमने देखे। अब डाउन, नेक्स्ट क्लास में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये चारों हम देखेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर ये असंक्रमण से जो है संबंधित बातें होंगी, फिर हो जाएगा तो जीवाणु से संबंधित बातें, फिर हो जाएगा तो विषाणु से, कहने का मतलब वायरस से संबंधित बातें, फिर वो हो जाएगा तो प्रोटोजोआ, फिर हो जाएगा तो कवक, फिर हो जाएगा कृमि, और जो भी होगा तो 5 से 7 जो 6 जो है मान के चलिए आपका ये लेक्चर रहेगा। और बहुत अच्छे से, ठीक है, 40 से 50 ऐसे जो है बीमारी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा बीमारी आए आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ह्यूमन डिजीज़ का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट भाग है। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सिंड्रोम में या फिर नेक्स्ट रोग में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। हाँ, और याद रखिए सीजी कंप्यूटर्स के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि सभी को जो है ये प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप अच्छे से पढ़िए। और यहाँ से मैंने कहा विटामिन और जो है डिसीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम, वन डे एग्ज़ाम में तो जो है उठाए गए क्वेश्चन पूछे ही जाएगा, तो अच्छे से आप याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें, कहने का मतलब चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब बातें करेंगे।